आजादी की लड़ाई में तमाम अलग अलग पृष्ठभूमि के जनसमूह इसी तिरंगे के नीचे एक साथ आए थे। ये तिरंगा भारत में एकता का सूत्र बनकर उभरा था आजादी की लड़ाई में। देश सोच रहा था कि भाई तिरंगा महोत्सव मनाया जा रहा है, तो शायद राजनीतिक दल अपने अपने अहम अपने अपने आग्रह पूर्वाग्रह छोड़कर इस तिरंगे की छाया तले एक साथ खड़े हो जाएंगे, कम से कम 15 अगस्त तक, ज्यादा ना सही 15 अगस्त तक ही सही। क्योंकि तिरंगा भारत की आत्मा है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा गौरव है। हम किसी भी मत मजहब पंथ के हों, लेकिन पहले भारतीय हैं, और भारतीय हैं इसलिए हमारी एक पहचान कॉमन है सब में, वो है तिरंगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं। भारत की आज के दौर की राजनीति इतना विचित्र हो गई कि उसे तिरंगा भी एकजुट नहीं कर पाया। आज भाजपा ने एक तिरंगा यात्रा निकाली थी, उसमें मंत्री सांसद सब बड़े नेता पार्टी के स्कूटर मोटरसाइकिल पर तिरंगा लेके निकले। भाजपा के लोग और सरकार के मंत्रीगण कह रहे हैं कि विपक्ष को भी हमने आमंत्रण दिया, विपक्ष आया नहीं। विपक्ष कह रहा है कि ये तो भाजपा का कार्यक्रम था और हमें बुलाया नहीं। क्या तिरंगा भी भाजपा का कार्यक्रम हो सकता है? क्या तिरंगा भी कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल, जनता दल इसमें बटेगा? पार्टियों के झंडे अलग हैं दोस्त, लेकिन देश का झंडा एक है। लेकिन आज वैसा दृश्य देखा नहीं। दूसरी लड़ाई चल रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई हर घर तिरंगा लहराओ, हर घर तिरंगा फहराओ। सोशल मीडिया पर आपके जो अकाउंट्स हैं उनमें सब में जो चित्र लगता है जिसको डीपी बोलते हैं, उसमें तिरंगा लगाइए, तिरंगा के साथ अपनी पिक्चर लगाइए। इसमें कोई गलत बात तो नहीं कही। लेकिन देश की सबसे बुजुर्ग पार्टी कांग्रेस वो इसको मुद्दा बना रही है। वो कह रही भाई मोदी जी पहले ये बताओ आरएसएस के सारे लोग अपनी फोटो कब बदलेंगे डीपी जिसमें तिरंगा के साथ हो उनका चित्र। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस लड़ाई में उतरे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने तो जवाहरलाल नेहरू के तिरंगा हाथ में लिए, नेहरू जी वो डीपी लगा दी, अब आप भी कहो। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में तिरंगा लहराया क्यों नहीं गया? लड़ाई यहां भी। अखिलेश जी ने, समाजवादी पार्टी ने अपनी अलग तारीख घोषित कर दी। भाजपा ने, केंद्र ने कहा 13 से 15, अखिलेश जी ने कहा 9 अगस्त से 15 अगस्त। चलो जी आओ। एक नाव पर बैठना नहीं मंजूर तिरंगे के लिए भी। मूल विषय इतना है, आप सोच लीजिए। वो दौर याद करिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रांतिकारी वर्ग या गांधी जी के अनुयायी, अहिंसा वाले, सब इसी झंडे के तले भारत माता की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। इस झंडे का इतना बड़ा मान था। आज जैसी तू में सोच सकते हैं उस दौर में आप। आजादी के 75 साल होने को है, अमृत महोत्सव है, लेकिन तिरंगा के लिए हमारा दिल राजनेताओं का अब पार्टियों के खांचों में रहकर ही धड़क रहा है।
पार्टियों के खांचे तिरंगा के लिए भी नहीं टूट रहे। यही विषय है आज मेरा बहस का। आज की तिरंगा यात्रा की शुरुआत वेंकैया नायडू ने की, उपराष्ट्रपति। भाजपा के नेता ने नहीं की किसी, और भाजपा का झंडा भी नहीं था। तब उससे दूरी रखना राजनीतिक तौर पर या देश के तौर पर कितना उचित है, इसका उत्तर तो विपक्षी दलों को देना होगा। देश सोच रहा था कि तिरंगे के नाम पर सब एकजुट हो जाएंगे। राजनीति तो 5 साल होती है, सालों साल होती है, 365 दिन होती है। एक पखवाड़ा तिरंगे के नाम ही सही, कटुता भुला के सब एकजुट हो जाते, देश भर में मैसेज आता। लेकिन वैसी स्थिति लगी नहीं। तिरंगे के नाम पर भी 2-2 हाथ हो रहे हैं। तिरंगा छोड़कर जाना क्यों? आपकी पार्टियों के दफ्तर हैं अलग अलग, आपकी पार्टियों के चुनाव चिन्ह अलग अलग हैं, आपकी पार्टियों के झंडे अलग हैं, डंडे अलग हैं। एक झंडा तो देश में ऐसा रहना चाहिए जिसके नीचे सब खड़े होके गर्व महसूस करें। उसमें किंतु परंतु दो राय नहीं होनी चाहिए ना। उपराष्ट्रपति एक तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाते हैं, उसमें भारत के मंत्री शामिल होते हैं, भारत की संसद के सदस्य शामिल होते हैं। कांग्रेस को उस पर आपत्ति हो जाती है। अधीर रंजन चौधरी बहुत उत्तेजित अवस्था में कहते हैं कि वो भाजपा का काम है, कार्यक्रम है, उसमें क्यों जाएंगे हम। उपराष्ट्रपति भाजपा का नहीं, तिरंगा भाजपा का नहीं। किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। कोई यात्रा का अगर सरकार निकाल रही है, आप उस पर मौन हो जाइए। नहीं जा पाए कोई दिक्कत नहीं, साबित करने की जरूरत नहीं। कोई पुलिस थोड़ी नहीं लगी है कि जाओ। लेकिन ना फिर अधीर रंजन की तरीके से चिल्ला चिल्ला के उस पर वो मत करिए, वो फिर अपमानजनक दृश्य है। ठीक, शांत रहिए। नहीं गए, ठीक है, नहीं गए। कोई 150 करोड़ लोग थोड़े नहीं जा सकते किसी यात्रा में। लेकिन फिर ऐसे चिल्ला चिल्ला के ऐसे मत करिए। ये भाषा ठीक नहीं, ये भाव ठीक नहीं। ये करना भाजपा के साथ करिए। आप भी कूदिए, वो भी कूदे। आप लाउड स्पीकर की आवाज से चिल्लाए, वो तोप की आवाज से चिल्लाए, चलेगा। लेकिन यहां तो तिरंगे का मसला है, यहां क्या कुछ चिल्ला रहे हो? ये ड्रामा ठीक नहीं, ये ड्रामा ठीक नहीं। एक सेट नहीं, अभी दोबारा में नहीं, जब आएंगे दोबारा में तब बात होगी। और दूसरी बात मैं आज बहुत विनम्र रूप से कहूं, कांग्रेस, आज जो कांग्रेस है उसको ये मोह छोड़ देना चाहिए कि हम आजादी लाए। ये तथ्य ठीक नहीं, ये तथ्यात्मक तौर पर ठीक नहीं। ये बात, वो कांग्रेस अलग थी, ये कांग्रेस अलग है, इसलिए वो छोड़ दीजिए। वो विषय आप ये उसको भी अपने टोकरी में रखने की कोशिश मत करिए। उस समय देश में जितने भी विचार थे, जितने भी समूह थे, वो सब जिस एक मंच पर थे, आते थे, उसका नाम कांग्रेस था। इसीलिए गांधी ने कहा था अब इसको डिसॉल्व कर दो। अब ये चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनी है कि नगर निगम को चुनाव लड़े जाके, इसलिए उस पर वो मत करिए। उसमें सब लोग थे, इसलिए इस बात का ख्याल रखिए। नितिन भाई, बीजेपी के कृष्णमोहन पांडे जी भी आ गए, उनका भी स्वागत है। नितिन भाई, मेरा सवाल वही, एक तो हर आदमी ने कहा कि भाई हम अपनी अलग दुकान खोलेंगे। मेरा मानना था तिरंगे पर 13 से 15 जो राष्ट्रीय कार्यक्रम था, ठीक, उसमें ही सब लोग अपनी ऊर्जा लगाते तो कोई बुरी बात नहीं थी। किसी ने कहा हम 4 को करेंगे, इसलिए कि भाई 13 से 15 महीने तारीख मैच नहीं होनी चाहिए। आपने कहा हम 9 से करेंगे। क्या जताना चाहते हैं, मतलब इसके पीछे सेंस क्या है, हम वो समझना चाह रहे हैं। अगर 13 से 15 ही पूरा देश मनाता, समाजवादी पार्टी भी, बहुजन समाज भी, केजरीवाल जी की पार्टी भी, तो समस्या क्या आती। एक ये बात याद दिला दूं, वो आगे बहस में काम आएगी, क्योंकि पार्टियों का जो वैचारिक फ्रेम है ना, वो बहुत धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है।
तो बीच बीच में उसमें वो करना पड़ता था कि वो श्रिंक ना हो। लखनऊ में एक कार्यक्रम था, फिर मैं वंशराज दुबे के पास आऊंगा। उस कार्यक्रम में अखिलेश यादव बहैसियत मुख्यमंत्री मौजूद थे। सुन लीजिए नितिन जी, ठीक, मैं भी मंच पर था, अखिलेश यादव भी मंच पर थे। क्या मैंने अपने भाषण में कहा, उत्तर प्रदेश की लगभग पूरी सरकार थी ऑडियंस में, सारे मंत्री गण थे, आपके सांसद विधायक तमाम लोग, सारी पार्टियों के नेता थे। मैंने कहा कि मैं जितना संसदीय लोकतंत्र को समझ पाया, उसका अर्थ, ये आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, उसका अर्थ ये, भाजपा के जितने मित्र यहां बैठे उनको अखिलेश यादव से 100 गुना एलर्जी हो, फिर भी फेस ऑफ द यूपी जब तक सीएम है अखिलेश यादव ही हैं। ठीक, बड़ी ताली बजी। मैंने कहा वैसे ही अखिलेश यादव कहो कि पार्टी वाले चाहें बिल्कुल मतलब रोने लगे, फिर भी फेस ऑफ द नेशन मोदी है। आपकी मंजूरी ना मंजूरी का मसला थोड़ी ना है, तब तो आप डेमोक्रेसी को पलट दोगे कि वो कौन होते हैं जी फतवा देने वाले। अरे भारत भारत है भाई, फिर तो फॉरवर्ड ब्लॉक भी अपना फतवा जारी करेगा क्या? हमने ये लोकतांत्रिक व्यवस्था क्यों चुनी? इसीलिए चुनी ना। फेस ऑफ द नेशन कौन है? फेस ऑफ द स्टेट कौन है? उड़ीसा में नवीन बाबू हैं, बंगाल में ममता हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, देश में मोदी जी हैं। क्या दिक्कत है इसमें? तमिलनाडु में स्टालिन जी हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं। भाजपा को पसंद आए तो, ना पसंद आए तो, ना पसंद आए रोए घर में। लेकिन मैं झूठ सच की उसमें नहीं पढ़ सकता भाई ना। और सरकार कोई कार्यक्रम देती है तो उसको इतने हल्के में उस पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए कि जी आपका फतवा मानेंगे क्या, हम आपकी सुनेंगे। अरे तो किसकी सुनोगे भाई? नाइजीरिया से बात आए, प्रोग्राम आएगा क्या? देश का प्रोग्राम देश की सरकार से ही आएगा ना मित्र, कि वो राजेंद्र चौधरी जारी करेंगे देश का प्रोग्राम? नहीं ना, वो तो नहीं कर सकते ना। राहुल गांधी भी नहीं कर सकते देश का प्रोग्राम जारी, देश की सरकार ही करेगी। इसलिए ये भाषा मत रखिए, ये भाषा जनता में प्रतिक्रिया पैदा करती है और उस प्रतिक्रिया का चुनाव में असर होता है मित्र। क्या मेरी बात सब लोग समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं? ऐसी प्रतिक्रियाओं का चुनाव में असर होता है और फिर जब ये परिणाम आते हैं तो वो विचित्र आते हैं। वंशराज दुबे जी, आज की ये कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति, पहले तो ये समझना होगा भारत अलग है, पार्टियों की दुकानें अलग हैं, ठीक, राइट? बिल्कुल। आम आदमी पार्टी की सरकार ये किसी सरकारी कागज पे नहीं लिखा जाता, ये केवल आप लोगों के लेटर हेड पे लिखा होगा। क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार यही लिखा होता है ना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है कि कहीं ये लिखा कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार? नहीं ना। गवर्नमेंट ऑफ यूपी लिखा जाता है ना। आप सरकार को भी नहीं मानेंगे अगर उपराष्ट्रपति किसी का झंडे के उसको लेके एक यात्रा का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें भारत के मंत्री जा रहे हैं स्कूटर पर, मोटरसाइकिल पर, तो उसकी खिलाफत क्यों भाई? उसकी खिलाफत में क्या समस्या, क्या उसके साथ चलने में क्या वोट कम हो जाएगा, क्या समस्या हो जाएगी? मैं समझना चाह रहा था। सारे विपक्षी दलों को आपने सुना, ये इनको क्या कहना था मैंने कहा, ठीक, उनकी गलती जहां मुझे लगी मैंने उसको रेखांकित किया। लेकिन एक सवाल आप पर भी खड़ा होता है, जब आप रूलिंग पार्टी हैं, आप देश की सरकार चला रहे हैं, तो सबको साथ लाना इस अवसर पर, इसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आएगी ना। जैसे, सुन लीजिए मेरी बात तर्कपूर्ण ढंग से, जैसे पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी दोनों की होती है, पक्ष और विपक्ष, लेकिन कॉलिन शकदर जो वहां की गीता है पार्लियामेंट चलाने की, प्रोसीडिंग की, वो कहती है कि ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आयत होती है रूलिंग पार्टी पर।
वैसे ही जब देश भर का कार्यक्रम हो रहा था तो ये अलग अलग टपरियां क्यों चले? जब एक बड़ा तंबू लगना था देश के नाम पर, तो अलग अलग ये छोटे छोटे तंबू क्यों लग रहे हैं? फिर आप सबको साथ लेकर क्यों नहीं चल पाए? हमारे यहां हमको लगता है हमारे मन मस्तिष्क में कुछ पार्टियों का खुमार ज्यादा है, ओवरडोज है, ओवररेटेड है, इसलिए हम देश कहीं सोच ही नहीं पाते। हमारे लिए देश हमारी पार्टी मुश्किल ये है। भारत माता कहां आती है? हमारे लिए तो हमारी पार्टी की माता बहुत है, सारा उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा मामला, उससे आगे जाना होगा। राव साहब, आपके पास में एक बड़ा सवाल लेके आना चाहता हूं। मुझे याद है आज से 20-25 साल पहले की बात है, हाँ 25 साल से ज्यादा हो गया होगा, एक बहस हो रही थी पार्लियामेंट में। नए मित्र सुनेंगे तो उनके लिए भी काम आएगी, वंशराज जी, सुधा जी, सब लोग आगे। लोगों ने कहा वाजपेयी जी थे, तो वाजपेयी जी के वक्तृत्व कला तो पता ही है। लोगों ने वही सवाल उठाया जो उठाते हैं कि भाई आजादी की लड़ाई जब हम कांग्रेस लड़ रही थी तो भारतीय जनता पार्टी कहां थी? ये सवाल आज तक कांग्रेस वाले उठाते हैं। ठीक बात। वाजपेयी जी बैठे फिर अचानक से खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मुझे भी पूछना है। बोले हाँ जी पूछे। वाजपेयी जी खड़े हो गए तो कौन कहे कि ना पूछो। उन्होंने कहा कि 1857 की पहली जब लड़ाई हुई थी आजादी की तो कांग्रेस कहां थी? 5 मिनट तक लोकसभा हंसती रही थी। उन्होंने कहा था इस तरह के सवाल का कोई अर्थ होना चाहिए ना। अब आप पूछो कि समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी तो मुलायम सिंह बनाए 89 में। राव साहब, क्या उस वक्त जो आपने कांग्रेस देखी जब आजादी की लड़ाई हो रही थी, क्या वह कांग्रेस भारत के सभी वैचारिक समूहों और सभी सामाजिक धार्मिक समूहों का एक साझा मंच थी या एक राजनीतिक पार्टी थी? 2 बातें मैं कहूंगा, फिर बाकी लड़ाई झगड़े वाला आइटम अभी पांडे जी और सुधा जी आपस में करेंगे, उसमें मेरी रुचि नहीं। 2 बातें जरूर मैं कहना चाहूंगा। एक, देश में खादी के उत्पादों की बिक्री में जरा आंकड़े उठा के देखिए, ये उसका स्वर्णकाल है खादी का। जितना खादी का उत्पाद इस समय बिक रहा है देश में, न जवाहरलाल जी के समय बिका, न शास्त्री जी के, न इंदिरा जी के, न वाजपेयी जी के, न मनमोहन सिंह के, न नरसिंह राव के समय में। ठीक। एक दूसरी बात मैं एक और कहूंगा, कांग्रेस से व्यक्तिगत स्नेह होने के कारण, क्योंकि कांग्रेस को आप बिल्कुल वॉश आउट नहीं कर सकते, उसको थोड़ा सा ऊपरी चक्करों में फंस गई है, वो अलग बात है पार्टी। यही बात जो मेरी दोस्त ने पढ़ी कविता, सुबह सुबह की बात है, राजा बोला रात है, संतरी बोला रात है, प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में पढ़ी थी। मोतीलाल नेहरू से लेके आज तक के इतिहास में सबसे कमजोर प्रदर्शन हो गया, यही कविता पढ़ी थी। आप ऐसे मुद्दे उठा देते हो जो देश के मन को समझ नहीं आते। अब आप मुद्दा ले आए, बोले जी ने खादी का करते तो हम साथ खड़े होते। भैया, मैंने एक बात कही, उस आंकड़े को भी मैं चाहूंगा कि मेरे कांग्रेस के मित्र देखें, वो गूगल पर उपलब्ध है, कि क्या सर्वकालिक तौर पर ऑल टाइम हाईएस्ट सेल ऑफ खादी प्रोडक्ट्स है भारत में या नहीं। अगर है तो ईमानदारी स्वीकार करिए, फिर थेतरे ही नहीं। पहले तिरंगा था आजादी से पहले, उसमें चरखा बना था बीच में। ठीक। जब वो कांग्रेस, जब देश आजाद हुआ तो जो भारत का झंडा हुआ वो कांग्रेस के झंडा नहीं हुआ नितिन बाबू ना, वो झंडा हुआ जिसमें अशोक के सारनाथ के लाट से उठाकर हम अशोक चक्र लाए और वो रखा। ठीक। तो पार्टी से कलर कॉम्बिनेशन तो मैच करता है, लेकिन पार्टी का ट्रेडमार्क उस पर नहीं लग सकता। वो चीज अलहदा है, ये चीज अलहदा है। मुझे लगता है समस्या यहां से पैदा होती है जब आजादी के सारे प्रतीकों पर कांग्रेस अपनी स्टैंपिंग करने की जिद करने लगती है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक लाखों लोगों ने जो कुर्बानियां दी 1857 से लेकर 1947 तक, 90 साल में, उनको आपत्ति होती है क्योंकि सबके पुरखे इसमें लड़ाई में शामिल थे।
अब वंशराज दुबे और नितेंद्र और अमिताभ अग्निहोत्री तो आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हो सकते ना, और प्रियंका गांधी भी नहीं हुई थी, अखिलेश यादव भी नहीं हुए थे, नहीं ना, अरविंद केजरीवाल भी नहीं हुए, द्रौपदी मुर्मू जी भी आजादी के बाद जन्मी। इन तर्कों का कोई अर्थ है क्या नितेंद्र जी? अब कोई अर्थ है क्या? धैर्य से सुनिएगा तभी उसका अच्छे से उत्तर आएगा, है ना, बिना बीपी पढ़ाए। मैं इस तर्क के हमेशा खिलाफ रहा इन प्रिंसिपल। कोई कहे ठीक, आप कहो मोदी जी के लिए तो मैं आपके खिलाफ, और भाजपा कहे आपके लिए दिल्ली में तो मैं भाजपा के खिलाफ। ऐसा आदमी नहीं मिलेगा आपको, ये जान लीजिए। या तो वो केजरीवाल के साथ खड़ा होगा या भाजपा के, ठीक? ऐसा कोई मिले तो हमको बताना। या तो कोई आपकी बजा रहा होगा, करा होगा केजरीवाल जी, या भाजपा की बजा रहा होगा। जय जय नहीं, मैं ये बात कह रहा हूं, ये तर्क बिल्कुल गैर वाजिब है, भ्रामक है, और बुद्धि के प्रयोग न किए जाने वाला तर्क है, जिसमें बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता। कि जब कोई कार्यक्रम हो और ये कोई कहे जो विपक्ष में हो वो कहे, मैं इसको ऐसे पेश करता ताकि आपको जवाब देने में आसानी होगी, वरना आप भी दूसरी धारा में तुरंत निकल जाओगे कूद के। आम आदमी पार्टी का भी ट्रेनिंग तो वही स्कूल एक ही है वंशराज, जिसमें सब पार्टी के कार्यकर्ता पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है ना। वो छोड़, अरे हम अब इस पर हम आप किसी दिन अलग से बहस कर लेंगे, 3 घंटा आपको समझा देंगे। मैं समझना चाह रहा हूं, दिल्ली में भाजपा ये कहे कि सरकार किसी इस कार्यक्रम में ना दिखे, ठीक, अरविंद का केजरीवाल का चेहरा ना दिखे, नहीं तो ये क्रेडिट माना जाएगा उनका, तो हम आएंगे। तो भाई जनता ने उनको चुन के भेजा है। अरे भंडारा भी कराते हैं तो कोई व्यवस्था समिति बनती है कि नहीं बनती है? अदब तमाशा है ये। फिर ये मैं तर्क मोदी जी के लिए कैसे मान लूंगा? जी वो कोई ये कहे, फॉरवर्ड ब्लॉक आके ये कहे कि भाई मुझे 11,000 वोट मिला पूरे देश में, मुझे आगे करो, मोदी जी को नहीं, तो मैं साथ चलूंगा, ये कोई तर्क है? मैं ऐसे भारत के बारे में सोचता हूं कभी। बाकी तो तू में हो ही रही है, इसके लिए लोक जीवन में और भी शब्द है, लेकिन मैं वो यहां कहूंगा नहीं, मर्यादा ठीक नहीं। क्या ऐसा कभी कोई तिरंगा फहराने का कार्यक्रम हो सकता है क्या भारत में, जिसमें नरेंद्र मोदी भी हो, जिसमें राहुल गांधी भी हो, जिसमें मायावती जी भी हो, जिसमें अखिलेश जी भी हो, जिसमें सारे लोग खड़े हों एक साथ, देश के जितने भी बहुरंगी प्रतिनिधित्व के चेहरे हैं वो सब लोग खड़े हों, और एक देश में मैसेज जाए कि हम भारत माता के लिए एक साथ हैं। बाकी तो तू में कब 7 दिन हफ्ते में चल ही रहा है कार्यक्रम, अखंड रामायण, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। कभी कभी हम लोगों को साल में 1 आध दिन ऐसे निकाल लेनी चाहिए, जब अपनी पार्टी के बॉसेस को जाके क्षमा मांग लीजिए कि भाई आज हम वो सब नहीं कर पाए जो रोज करते हैं, आज विषय अलग था। देश रहेगा तो पार्टियां रहेंगी, नहीं दुकानें कहां रहेंगी, बंद हो जाएंगी। जो बात विक्रम राव साहब ने कही उसी को दूसरे ढंग से शुरुआत में हमारी मित्र सुधा जी कह रही थी, ठीक बात है। आजादी का अमृत महोत्सव अचानक नहीं आया, ऐसे तो नहीं कि सो के उठे पता लगा अमृत महोत्सव है कल, तो जो मिला वही लगा दिया, नहीं। ये तो जिस दिन हम आजाद हुए थे उसी दिन पता था कि आजादी का अमृत महोत्सव कब आएगा। मैं उतनी दूर नहीं भी जाऊं, 2 साल में उतना झंडा बन जाता, ठीक है नहीं सुधा? एक बड़ा वर्ग फिर से जीवित हो जाता। लालू यादव ने जब ट्रेन के स्टेशन पर कुल्हड़ का प्रयोग किया तो मैं उसके साथ खड़ा हुआ, बाकी मेरा मतभेद अलग है उनसे। मैंने कहा अच्छी बात है, कुम्हार सब खत्म हो गए थे, योगी जी ने अयोध्या में दीप माला किया, मैंने कहा अच्छा है, कम से कम वो उस 7, 8, 10 जिलों के जितने कुम्हार के परिवार थे सब जो गए। यही ना देश में होना चाहिए। एक बात में सब सहमत हूं, ये रास्ता ठीक नहीं। टेरालिन के लोग वैसे कपड़े बहुत बन रहे हैं, उसकी बिक्री कोई समस्या है क्या? और कुछ चीजें प्रतीक के लिए भी होती हैं, वो हमारी आत्मा में बस जाती हैं। चंदन है, त्रिपुंड है, कलावा है, बजू है, ये सब चीजें हैं ना,
वैसे ही हमारे लिए खादी का झंडा है, वो उससे छोटी चीज नहीं है। मैं ये नहीं मान सकता कि झंडे से मतलब रखो, नहीं। आप जाइए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर, आईजीआई पर, उस पर राव साहब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लकड़ी का, उससे बड़ा लकड़ी का झंडा, अरे सॉरी, चरखा कहीं नहीं, ठीक, वो चरखा लगा है, अभी लगवाया गया था जब मोदी जी के पहले कार्यकाल में शायद, बड़ा भव्य है। उसमें एक विवरण लिखा है, नीचे उत्कीर्ण है मेटल की प्लेट पर। गांधी ने क्या कहा था उस पर लिखा है कि चरखा सिर्फ सूत पैदा करने की मशीन नहीं है, ये भारत के लोक जीवन, स्वाभिमान, आत्मसम्मान सबका प्रतीक है। इसलिए मैं कहता हूं खादी का स्पेशल दर्जा रहेगा। खादी से बेहतर कपड़े आ गए देश में, अलग बात है, लेकिन फिर भी खादी तो खादी है। खादी को हमने कभी कपड़े के तौर पर नहीं लिया ना, वरना टेरिकॉट से मजबूत कौन सा कपड़ा, कोई नहीं। लेकिन खादी खादी। एक दूसरी बात मैं और कहूंगा, मैं जो भाई अपने दोस्त वंशराज से कह रहा था ना कि आज के रपटीले दौर में मित्र हैं, इतना साफ बोलने वाला नहीं मिलेगा। साफ बोलने के 10 खतरे हैं। एक बात मैं और कहूंगा, आज ही कल 2 दिन का एक घटनाक्रम देखिए, सुधा मिश्रा और नितेंद्र भाई और वंशराज जी से खास तौर पर कह रहा हूं। नैन्सी ताइवान गई, ठीक, विरोध हुआ, चाइना ने कहा परिणाम भुगतने होंगे अमेरिका को, ईंट से ईंट बजा देंगे टाइप का, ठीक। बाइडेन नैन्सी पेलोसी की यात्रा से पहले ही ये कह चुके थे ऑन रिकॉर्ड कि नैन्सी पेलोसी की यात्रा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा स्वीकृत नहीं है, ये उनका अपना निर्णय है, ठीक, समझिएगा। ये हम भारत के विपक्षी दलों से कह रहे हैं। नैन्सी वहां क्या है, विपक्ष की नेता है, ठीक। लेकिन जब नैन्सी चल दी तो अमेरिका ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, जल थल और नभ सब तरह से उनको सुरक्षित करने के लिए पूरी शक्ति झोंक दी। भारत में होता तो क्या होता, मेरे नौजवान साथी वंशराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते, वो कहते गाय की उम्र ने, इससे कोई लेना देना नहीं, मर गए ठीक है, नहीं। अमेरिका ने अपनी पूरी राज सत्ता उसके पीछे लगाई ना, ये लोकतंत्र का सर्वोत्तम स्वरूप होता है। हमको तय करना होगा हमारी लड़ाइयों की सीमा रेखा कहां है। ये तो मानिए कि भारत और भारत माता, इसके नीचे सब है, और तिरंगा। आप लोग कई बार उसका भी उल्लंघन कर जाते हैं। ये अमेरिका का उदाहरण छोटा है क्या? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कह सकता था कि हमसे पूछ के गई थी क्या, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और नितेंद्र भाई की पार्टी होती है, वो कहती कि इसमें ये बताओ जो इतने जहाज इनकी सुरक्षा के लिए भेजे गए वो किस कंपनी के थे, इसमें घोटाला हुआ है। नहीं नितिन भाई, आप लोग भी भाई मुंडे मुंडे मतर भेजना क्या। और सुधा जी की पार्टी कहती नीले रंग का जहाज क्यों भेजा, पीले का क्यों नहीं भेजा, इस पर श्वेत पत्र जारी करो। वहां किसी ने श्वेत पत्र नहीं मांगा, उनका नहीं, अमेरिका का चेहरा है, बात खत्म हुई। मैं वही बात कह रहा हूं, मेरी मन की इच्छा ये, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और सारे नेता देश के, कभी एक दृश्य तो ऐसा हमारी आंखों के सामने आए जो तिरंगा फहरा रहे हो, एक साथ खड़े होकर सबके हाथ लगे उस डोरी में। क्या जमीन जायदाद की लड़ाई है क्या, खेत मेड़ की लड़ाई लड़ रहे हो क्या? ये गैंगवार है, राजनीतिक गैंगवार जैसा दृश्य मत पैदा करिए। हम दिन चार रहे ना रहे, मां तेरा वैभव अमर रहे, यही ना भाव होना चाहिए। गांधी जी को, विक्रम राव साहब तो उस दौर के भी साक्षी रहे हैं,
हम लोगों तो पढ़े हैं या राव साहब जैसे लोगों से सीखा है, सुना है। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? जो गांधी जी के वैचारिक तौर पर हर फैसले से सहमत नहीं हुआ, जिसने गांधी जी के खिलाफ, इच्छा के खिलाफ जाके कांग्रेस अध्यक्ष का पद जीता, चुनाव, सुभाष चंद्र बोस। वो भाव तो था ना, आज वो भाव नहीं है। कितने नीचे स्तर तक हम जाके लड़ रहे हैं, इस बात को देख लीजिए। वरना झंडे पर कोई बहस होनी चाहिए थी, नहीं। देवी जागरण, अखंड रामायण का पाठ सुधा जी हैं, मंदिर की स्थापना, ये ऐसे है कोई कराए, हम भेद नहीं मानते, हम जाके सिर झुका लेते हैं, ठीक ना। तिरंगे का दर्जा भी वही रहना चाहिए। मसला ये नहीं कि किसने कहा कि आओ कार्यक्रम करेंगे, तिरंगा है तो हमारा सिर झुकना चाहिए वहां जाके। देव प्रतिमा से कोई पूछता है कि तुमको किसने स्थापित किया था? नहीं ना, वो प्रतिमा देव की है इसलिए हमारा सिर झुकता है। वैसे ही ये देव प्रतिमा है हमारे लिए तिरंगा। ये 150 करोड़ लोगों के स्वाभिमान का शिलालेख है, शिलापट्ट है। ये हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियों का 1857 से 1947 तक 90 वर्ष की कुर्बानियों का कि रक्त से अभिमंत्रित टुकड़ा है। भारत माता का चित्र तो किसी ने देखा नहीं। जवाहरलाल जी उसकी अलग व्याख्या देते थे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, समय लगेगा। तो जब वो चेहरा नहीं देखा तो हमारे लिए तो भारत मां का चेहरा भी तिरंगा ही है। इसमें लड़ाई काहे की भाजपा कांग्रेस की? इस तिरंगे पर वोट पड़ेगा नहीं ना, वोट आपके कामकाज पर पड़ेगा मित्र। उसके लिए लड़ने के लिए बहुत दिन आएंगे। ये पखवाड़ा ऐसा रखिए जिसमें कटुता कम हो और हर हाथ तिरंगे के लिए एक साथ खड़ा हो।